प्रिय मित्रों नमस्कार। प्रिय मित्रों, आज हम अपनी इस वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं हमारी कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज के गद्य खंड से प्रथम पाठ नेताजी का चश्मा के अभ्यास प्रश्न उत्तरों को। मित्रों, यह पाठ स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखित पाठ है। आइए इस पाठ के अभ्यास प्रश्न उत्तरों का अध्ययन करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो मित्रों, जो कैप्टन चश्मे वाला था वो कहीं फौज में भी नहीं गया था, सेनानी भी नहीं था, तब भी लोग उसको कैप्टन क्यों कहते थे, उसका कारण क्या है, उत्तर लिखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तर है, देखेंगे आप। चश्मे वाला कभी सेना में नहीं रहा, परंतु चश्मे वाला एक देशभक्त नागरिक था। उसके हृदय में देश के वीर जवानों के प्रति सम्मान था, श्रद्धा थी। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाकर मूर्तिकार की गलती को वो छिपा देता था, ताकि नेताजी के सम्मान में कोई कमी न हो। उसकी इसी भावना को देखकर लोग उसे कैप्टन कहते थे। कैप्टन न होते हुए भी वो कैप्टन का कार्य करता था। दूसरा प्रश्न है हमारा, दूसरे के 2-3 प्रश्न हैं, उसमें पहला जो है वो है, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा, और हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे। उत्तर देखेंगे मित्रों। हालदार साहब इसलिए मायूस हो गए थे कि कैप्टन अब मर चुका था और उसके समान कोई देश प्रेमी वहाँ पर नहीं था, जिसकी नेताजी जैसे देशभक्त के लिए सम्मान की भावना हो। उसके मर जाने के बाद अब कौन इस जिम्मेदारी का निर्वाह करेगा, कौन नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाएगा आंखों पर। तो इसलिए वो मायूस हो गए कि अब कैप्टन की मृत्यु हो गई तो ये काम कौन करेगा। अगला इसी का दूसरे का जो हमारा प्रश्न है वो है कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। प्रश्न वही है हमारा, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। तो आगे जब उन्होंने देखा मूर्ति पर सरकंडे का घास का तिनकों का जो चश्मा लगा हुआ है तो उससे क्या उम्मीद जागती है, ये यहाँ पे पूछा गया है। उत्तर देखेंगे। मूर्ति पर लगे सरकंडे का चश्मा इस बात का प्रतीक है कि आज देश की आने वाली पीढ़ी के मन में देशभक्तों के लिए सम्मान की भावना है। भले ही उनके पास साधन ना हो, परंतु फिर भी सच्चे हृदय से बना हुआ सरकंडे का चश्मा भावनात्मक दृष्टि से मूल्यवान है। अतः उम्मीद है कि बच्चे गरीबी और साधनों के बिना भी देश के लिए कार्य करते रहेंगे। देशभक्ति की भावना बच्चों के अंदर विद्यमान है। अगला हमारा जो प्रश्न है दूसरे का ही तीसरा है, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। उसी का जो तीसरा प्रश्न है कि हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों उठे। तो उत्तर देखेंगे आप कि उचित साधन ना होते हुए भी किसी बच्चे ने अपनी क्षमता के अनुसार नेताजी को सरकंडे का चश्मा पहनाया था। सरकंडा एक घास होता है जिसका तिनकों से वो चश्मा बनाया गया था। यह बात उसके मन में आशा जगाती है कि आज भी देश में देशभक्ति जीवित है। भले ही बड़े लोगों के मन में देशभक्ति का अभाव हो रहा है, कम हो रही है, परंतु वही जो देशभक्ति है सरकंडे के चश्मे के माध्यम से एक बच्चे के मन में देखकर हालदार साहब भावुक हो गए, ये यहाँ पे बताया गया है। अब हमारा प्रश्न संख्या 3 है। देखिए, आशय स्पष्ट कीजिए। कुछ पंक्ति है उसका आशय बताना है, उसका अर्थ क्या होगा। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके
ढूंढती है। अब इसका आशय बताना है कि इसका आशय ऐसा क्यों हवलदार साहब ने मन में ये सोचा। तो उत्तर देखेंगे इसका। देशभक्तों ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपना सर्वस्व देश को समर्पित कर दिया, ये सभी लोग जानते हैं। आज हम स्वतंत्र देश में आज़ादी की सांस ले रहे हैं, यह उन्हीं देशभक्तों के कारण संभव हो पाया है। उन्हीं के कारण हम आज़ाद हुए हैं। परंतु यदि किसी के मन में ऐसे देशभक्तों के लिए सम्मान की भावना नहीं है, वे उनकी देशभक्ति पर हंसते हैं, तो यह बड़े ही दुख की बात है। और ऐसे लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वे केवल स्वार्थी होते हैं। लेखक ने ऐसे लोगों पर अपना गुस्सा व्यक्त किया है इस पंक्ति में, जो यहाँ पर दी गई है आशय स्पष्ट करने के लिए। अगला हमारा जो प्रश्न संख्या 4 है वो है पान वाले का एक रेखाचित्र प्रस्तुत कीजिए। तो पान वाला कैसा व्यक्ति था, उस कहानी में बताया गया है नेताजी का चश्मा कि कैसा था पान वाला, उसके बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखनी है, रेखाचित्र उसका प्रस्तुत करना है। तो यहाँ पर उत्तर देखेंगे हम। पान वाला मस्त मौला व्यक्ति है। सड़क के चौराहे के किनारे उसकी पान की दुकान है। वह काला तथा मोटा है। उसका पेट भी काफ़ी बड़ा है, उसकी तोंद भी निकली हुई है। जब वह हंसता है तब उसकी तोंद भी हिलती है, पेट उसका हिलता है। एक तरफ वह ग्राहक के लिए पान बनाता रहता है और वहीं दूसरी ओर आसपास की नज़र रखता है। उसके मुंह में हमेशा पान भरा रहता है। पान खाने के कारण उसके दांत लाल तथा कहीं कहीं काले पड़ गए हैं। स्वभाव से वह मजाकिया है। वह बातें बनाने में माहिर है। तो ये रेखाचित्र उसके बारे में लिखना है। तो आप कुछ और भी इसमें जोड़ सकते हैं जो कुछ आपको याद आ रहा हो। 5वां हमारा प्रश्न है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। तो जब हवलदार साहब ने उसको पूछा पान वाले को कि इसको क्या ये फौज में था, जो ये कैप्टन चश्मे वाला है ये पहले फौज में था, तो पान वाले ने कहा कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। तो इस पंक्ति में क्या कहा गया है ये यहाँ पे आपको बताना है। तो पान वाले ने कैप्टन को लंगड़ा तथा पागल कहा है, जो अति गैर जिम्मेदाराना और दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य है। ऐसी बात किसी के लिए कहनी नहीं चाहिए। कैप्टन में एक सच्चे देशभक्त के वे सभी गुण मौजूद हैं जो पान वाले या समाज के किसी अन्य किसी वर्ग में नहीं है। वह शारीरिक रूप से भले ही लंगड़ा है, उसके पांव भले ही काम नहीं करते, पर उसकी मानसिक शक्ति तीव्र है। वह कभी भी नेताजी की मूर्ति बगैर चश्मे के नहीं रहने देता। अतः कैप्टन पान वाले से अधिक सक्रिय, विवेकशील तथा देशभक्त व्यक्ति है। अब हमारे कुछ रचना अभिव्यक्ति के प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं। हमारा जो पहला वाक्य है वो है, हवलदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते थे। तो ये उनकी कौन सी विशेषता है उनके अंदर जो जिस कारण से वो ये कार्य करते थे। तो यहाँ पर हमें हवलदार साहब की निम्न विशेषताओं के बारे में पता चलता है। एक तो ये है कि नेताजी के रोज बदलते चश्मे को देखने के लिए वे उत्सुक रहते थे। दूसरा, नेताजी को पहनाए गए चश्मे के माध्यम से वे कैप्टन की देशभक्ति देखकर खुश होते थे, क्योंकि वे स्वयं देशभक्त थे। कैप्टन के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी। अगला जो हमारा वाक्य है वो वाक्य है कि पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका
और फिर सिर झुकाकर अपनी धोती के एक सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। तो इससे पान वाले की क्या विशेषता सामने आती है वो देखेंगे। यहाँ हमें पान वाले के निम्न विशेषताओं के बारे में पता चलता है। नंबर 1, पान वाला भावुक तथा संवेदनशील था। कैप्टन के मर जाने से वह दुखी था। दूसरी बात, कैप्टन के लिए उसके मन में स्नेह था, प्रेम था। भले ही कैप्टन के जीते जी उसने उसका मजाक उड़ाया था, लेकिन फिर भी वो कैप्टन से प्रेम करता था। तीसरी जो बात है वह कहीं ना कहीं वह भी कैप्टन की देशभक्ति पर मुग्ध था। कैप्टन की याद आने पर उसकी आंखें भर आई थी। अगला हमारा वाक्य है, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। उससे क्या पता चलता है? तो यहाँ पर हमें कैप्टन की निम्न विशेषताओं के बारे में पता चलता है। पहली बात तो यह है कि वो देशभक्त था। नेताजी के लिए उसके मन में सम्मान की भावना थी, इसलिए नेताजी को बगैर चश्मे के देखना उसे अच्छा नहीं लगता था। उसके बाद दूसरी जो बात है वो है आर्थिक विपन्नता, मतलब गरीबी के कारण वह नेताजी को स्थायी रूप से चश्मा नहीं पहना पाता था, इसलिए वह अपनी ओर से कोई ना कोई चश्मा उनकी आंखों पर लगा ही देता था। अगला जो वाक्य है वो है, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था, तब तक उनके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा, उसकी कल्पना लिखनी है यहाँ पे। तो जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को नहीं देखा था, तब तक वो उसे एक फौजी की तरह लंबा चौड़ा, घनी मूंछों वाला, मजबूत और बलशाली व्यक्ति समझते थे। उन्होंने सोचा होगा कि वह एक फौजी की तरह अपने जीवन को अनुशासित ढंग से जीता होगा। उन्हें लगता था फौज में होने के कारण लोग उसे कैप्टन कहते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 8 का 1 है, कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। इस तरह की मूर्ति लगाने से के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? तो इसका उत्तर हम अपने विवेक के आधार पर लिख सकते हैं। हम अपने आसपास के चौराहों पर महान व्यक्तियों की मूर्ति देखते हैं। इस प्रकार की मूर्ति लगाने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे लोगों को प्रेरणा देने के लिए, उन्हें तथा उनके कार्यों को याद करने के लिए, उन महान व्यक्तियों के त्याग तथा बलिदान को अमर रखने के उद्देश्य से, उनके गुणों को याद करके समाज के लोगों को अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करने के लिए, या ऐसे लोगों का सम्मान करने के उद्देश्य से मूर्तियां लगाई जाती हैं। अगला जो प्रश्न है 8 का 2, कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। तो उसी में अगला प्रश्न है, आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करना चाहेंगे और क्यों? तो हम अपने इलाके के चौराहे पर महात्मा गांधी तथा वैज्ञानिकों की मूर्ति स्थापित करना चाहेंगे, क्योंकि एक और जहां महात्मा जी ने हमारे देश को आज़ाद करवाने में मुख्य भूमिका निभाई, उन्होंने हिंसा को त्याग कर अहिंसा के पथ को प्रधानता दी। दूसरी ओर देश के वैज्ञानिकों ने देश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए नए नए आविष्कारों के द्वारा देश को नई दिशा प्रदान की। तो आप अपने विवेक से इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं कि आप अपने चौराहे पर कौन सी लोगों की मूर्ति लगाना पसंद करेंगे। अब 8 का 3, कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। उस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए, ये मुख्य बात है। तो हमारे क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए उन मूर्तियों के प्रति?
तो इन मूर्तियों के प्रति हमारे तथा समाज के कुछ उत्तरदायित्व हैं जिन्हें हमें हर संभव प्रयास द्वारा पूरा करना चाहिए। हमें मूर्ति का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि मूर्तियां साधारण नहीं बल्कि किसी सम्मानित व्यक्ति का प्रतीक रूप हैं। हमें ये याद और ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार से मूर्ति का अपमान ना हो। हमारा यह उत्तरदायित्व होना चाहिए कि हम मूर्ति की गरिमा और स्वच्छता का ध्यान रखें। प्रश्न संख्या 9 की ओर चलेंगे। हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण आदि। अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे और कार्यों का उल्लेख कीजिए और उन पर अमल भी कीजिए। तो यहाँ उल्लेख कर देते हैं थोड़ा सा। हम भी देश के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करके अपनी देशभक्ति का परिचय दे सकते हैं, जैसे प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग करना, समाज के कमजोर तथा ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना, सरकार की जन कल्याण योजनाओं का में सहयोग करना और समाज में हो रहे अन्याय का विरोध करना तथा देश को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए तन मन धन से सहयोग करना। प्रश्न संख्या 10 की ओर चलेंगे। निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव प्रकट स्पष्ट रूप में दिखाई देता है। आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। तो ये मानक हिंदी में रूपांतरित करेंगे हम इसको। अगर कोई ग्राहक आ गया और उसे चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन कहाँ से लाएगा? उसे मूर्ति वाला चौखट दे दिया और उसकी जगह दूसरा लगा दिया। तो ये इसका अर्थ हो गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11। भाई खूब, क्या आइडिया है? इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए कुछ बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, साधारण बोलचाल की भाषा पर कई भाषाओं का प्रभाव रहता है। इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण इसलिए किया जाता है कि बहुत प्रचलित शब्द अक्सर लोगों को जल्दी से समझ में आ जाते हैं। एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से उस भाषा की भावा अभिव्यक्ति की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग से वाक्य अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं। दूसरी भाषा के कुछ शब्दों की जानकारी भी मिलती है। भाषा का भंडार बढ़ता है, भाषा का स्वरूप अधिक आकर्षक हो जाता है, साथ ही भाषा में प्रभाव आ जाता है। इसीलिए यहाँ पे देखिए, भाई खूब क्या आइडिया है। तो आइडिया अंग्रेजी का शब्द जो है वो यहाँ पर प्रयोग हो गया है। अगला हमारा भाषा अध्ययन पे चलेंगे। भाषा अध्ययन में प्रश्न 12 है। निम्नलिखित वाक्यों से निपात छांटकर उनसे नए वाक्य बनाइए। हमारा ये है, नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। तो यहाँ पर दो निपात हैं, एक है तो और एक है भी। तो यहाँ पर तो से वाक्य बन गया। माँ ने तुम्हें जो काम करने को दिया था वह कर तो लिया। और इसी प्रकार से भी से बन सकता है, आपके साथ यह भी चलेगा। तो अगला हमारा वाक्य है, किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। तो इसमें जो निपात है वह है ही। अब ही का जब वाक्य प्रयोग कर सकते हैं आप, उन्हें भी आज ही आना है। अगला जो हमारा वाक्य है वो है, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। तो इसमें भी निपात तो हो गया, तो निपात का यहाँ पे प्रयोग हुआ है और उसका वाक्य हो जाएगा, मेरे पास गहने थे तो सही लेकिन मैंने पहने नहीं।
अगला हमारा वाक्य है, हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। तो भी निपात का प्रयोग हुआ है, तो वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, तुम अभी भी नहीं समझ रहे हो। इसी प्रकार से अगला हमारा वाक्य है, 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। तो इसमें तक जो है वो निपात है, तक। तो तक का प्रयोग हो गया, उसने मेरे कमरे की ओर झांका तक नहीं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को कर्मवाच्य में बदलना है। वाक्य है, वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। अब इसमें जब कर्मवाच्य में द्वारा का प्रयोग होता है, तो द्वारा लगा करके वाक्य बनाया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा, उसके द्वारा अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर दिया गया। तो इसके कर्मवाच्य के लिए हमने अलग से वीडियो बनाया है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगला हमारा वाक्य है, पान वाला नया पान खा रहा था। तो हो जाएगा पान वाले द्वारा प्रयोग हुआ, नया पान खा जा रहा था। अगला वाक्य है, पान वाले ने साफ बता दिया था। तो पान वाले के द्वारा साफ बता दिया गया था। अगला है, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। तो ड्राइवर द्वारा जोर से ब्रेक मारे गए। अगला वाक्य है, नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। तो नेताजी द्वारा देश के लिए सब कुछ त्याग दिया गया। अगला वाक्य है, हालदार साहब ने चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया। तो हालदार साहब द्वारा चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया गया। अब अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों को भाववाच्य में बदलना। अभी कर्मवाच्य था, ये भाववाच्य है। तो जैसे यहाँ पे दिया है, अब चलते हैं, तो इसका हो जाएगा अब चला जाए। इसी प्रकार से अगला जो वाक्य है हमारे पास वो है, माँ बैठ नहीं सकती। तो उत्तर हो जाएगा, माँ से बैठा नहीं जाता। अगला है, मैं देख नहीं सकती। तो मुझसे देखा नहीं जाता। चलो अब सोते हैं, चलो अब सोया जाए। तो इस प्रकार इनको भाववाच्य में परिवर्तित कर सकते हैं। अगला जो वाक्य है वो है, माँ रो भी नहीं सकती। तो माँ से रोया नहीं जाता। तो इस प्रकार हमने ये जो हमारा पाठ है नेताजी का चश्मा, इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर देखें। तो मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में ये प्रश्न उत्तर आए होंगे। तो अगले वीडियो में हम अगले पाठ का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।